नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी लोगों का ग्रैंड मास्टर 360 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सबकी क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी, आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे और आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो अप टू द मार्क मिल रही होंगी। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ वेल एंड गुड है। तो मैं आलोक आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए। और हमारी क्लास डेली 7 बजे से 8 बजे तक सुबह होगी। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं पहले मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। तो आपको पता होगा कि ये एक नई शुरुआत है, एक नया आरंभ है। तो आरंभ जो है वो प्रचंड होना चाहिए, इसलिए आप लोगों का साथ ज़रूरी है। तो जो भी लोग नए हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके पास अगर कोई हमारे लिए सुझाव है तो वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। आप हमको बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, तो लास्ट में वो सारी चीज़ें ली जाएंगी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम आलोक शुक्ला है और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर 360 में मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर की जो क्लास है वो लेकर आऊँगा। तो आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्लास जो है, आप अगर जुड़ चुके हैं तो लास्ट तक जुड़े रहेंगे। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं साझा करूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो करंट अफेयर होता है, ठीक, करंट अफेयर हर पेपर में आने वाला, ठीक है, क्या है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। आप अगर कोई भी पेपर दे रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर जो पूछा जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये रोज़मर्रा में जो आप पढ़ रहे हैं, दैनिक समसामयिकी जो होती हैं, देश विदेश की घटनाएं हो गई, और इस करंट अफेयर की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि ये जो आपका सिलेबस होता है, जैसे आप मोस्टली क्या पढ़ते हैं, मोटा मोटा जीएस पढ़ते हैं। तो जीएस में ये क्या करता है, करंट अफेयर, ये आपके जीएस को करंट में हो रही चीज़ों के साथ कनेक्ट करता है। जैसे आपने पढ़ा ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल आपने पढ़ा। अब भूगोल में आपने पढ़ा भूकंप, आपने पढ़ा ज्वालामुखी, आपने पढ़ा सुनामी, ठीक। तो आपने जो पढ़ा इन चीज़ों को, तो ये आपको कहाँ से कनेक्ट करता है, ये आपको आपके जीएस से कनेक्ट करता है। जैसे आपने पढ़ा भूकंप, ठीक है, क्या पढ़ा आपने, भूकंप पढ़ा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे हाल ही में परसों क्या हुआ, जापान में भूकंप आया था, है ना। और भूकंप के बाद ही क्या आया था, जापान में भूकंप आया और भूकंप के बाद पहले क्या आया, समुद्री भूकंप आया, ठीक। और भूकंप के बाद लहरें उठी और एक सुनामी का रूप ली, ठीक है। तो ये क्या किया, आपके जियोग्राफी को आपके करंट अफेयर से कनेक्ट कर दिया, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर कोई भी पेपर दे रहे हैं, ठीक है, आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में आप अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आप एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, खैर इसका तो एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप जहाँ भी जाएंगे आपको करंट अफेयर जो है वो हर जगह मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, करंट अफेयर का वेटेज आपको ईच एंड एवरी एग्ज़ाम, ठीक है, ईच एंड एवरी एग्ज़ाम आपको हर एक एग्ज़ाम में, हर एक परीक्षा में आपको करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर आप पीसीएस लेवल की बात करें तो पीसीएस लेवल पर आप पढ़ते हैं तो कभी कभी आपको यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, करंट अफेयर से। आप कांस्टेबल की बात करें, आप एसआई की बात करें तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपके जीएस के सिलेबस में मिल जाते हैं। जो आपको पता होगा कांस्टेबल में कितने होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, कौन कौन से, हिंदी, मैथ,
रीजनिंग, और चौथा कौन सा होता है, जीके एंड जीएस। अब जीके एंड जीएस जो है ये कहने के लिए सिर्फ 2 शब्द होता है, लेकिन इसमें ना सबसे ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे कवर की जाती हैं, जेके और जीएस में। अब जीएस में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी है, और साथ के साथ आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो हर पेपर में करंट अफेयर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अपनी निभाता है। तो शुरू करेंगे आज की आपकी क्लास। तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि हम आप लोगों से सिलेबस डिस्कस करें, क्योंकि करंट अफेयर का कोई सिलेबस होता नहीं है। तो हम देखेंगे कि कोशिश करेंगे कि आप लोगों की परीक्षा में क्लास से जो सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो आएँ, आप लोगों के लिए क्लास जो है वो हेल्पफुल हो। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, श्री गणेश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज का पहला टॉपिक है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो तारीख क्या है, 6 जनवरी 2024। 6 जनवरी 2024 दिन है हमारा सैटरडे, और शनिवार को हम क्लास शुरू कर रहे हैं अपनी 6 जनवरी से। तो देखिए, हम एक दिन पीछे चलते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक दिन पीछे से और आज तक का जो है वो चीज़ें जो हैं आज तक की वो कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए अब क्या है, तो पहले टॉपिक पे चलेंगे बातें कम करते हुए। बगल में जगह छोड़ी गई है, आपको कुछ लिखना होगा तो मैं लिख के बताता रहूँगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय खेल रत्न प्रोत्साहन पुरस्कार 2023, ठीक है। तो आप लोगों को पता है अवार्ड्स एंड प्राइज, ठीक है, क्या है, अवार्ड्स एंड प्राइज, ठीक। यहाँ से आप अगर पेपर दिए होंगे, आपने PYQs देखा होगा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। साहित्य अकेदमी पुरस्कार हो गया, ठीक है, वीरता पुरस्कार होता है, या फिर खेल पुरस्कार होता है, ठीक। तो बहुत सारे पुरस्कार होते हैं जो समय समय पर दिए जाते रहते हैं, ठीक है। इस टाइम पर विज्ञान पुरस्कार, एक नया पुरस्कार आया है साइंस के क्षेत्र में, सभी पुरस्कारों के लिए उसको क्या कर दिया गया, समेकित कर दिया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो अवार्ड से क्वेश्चन आपका लगभग जो है वो फिक्स रहता है यूपी के वनडे एग्जाम में, ठीक। तो पहला टॉपिक राष्ट्रीय खेल रत्न प्रोत्साहन पुरस्कार 2023, इसको किसके द्वारा जारी किया गया। तो अगर आप नोडल मंत्रालय देखेंगे तो नोडल मंत्रालय क्या है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, ठीक। किसके द्वारा, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखनी होती हैं। जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ा तो वो किस मंत्रालय के अधीन में आता है, तो ये आता है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन में। तो सिंपल सी बात है, खेल पुरस्कार है तो किसके अंडर में आएगा, खेल मंत्रालय के अंडर में आएगा। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने क्या दिया, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 का क्या किया, डिक्लेरेशन किया, घोषणा की, ठीक। अब इसको प्रदान किया कहाँ किया जाएगा, तो जो भी ये नेशनल लेवल के होते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल के अवार्ड होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार होते हैं, इनको कहाँ दिया जाता है, इनको लगभग कहाँ प्रदान किया जाएगा, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। कहाँ प्रदान किया जाता है, राष्ट्रपति भवन में। तो इसको भी कहाँ प्रदान किया जाएगा, 9 जनवरी को दिया जाएगा। कब, राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। कहाँ, किसके द्वारा, तो अब राष्ट्रपति भवन है तो घर किसका है, घर है राष्ट्रपति जी का। तो प्रदान कौन करेगा, प्रदान भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई, ठीक है। अब ये आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार राज्य और राष्ट्रीय, मतलब स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर क्या है, खेल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, विभिन्न जो क्या है संस्थाएं हैं, ठीक है, जो संस्थाएं हैं। अब संस्थाओं में क्या है, वो प्राइवेट भी हो सकती हैं और सार्वजनिक भी हो सकती हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती हैं और पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती हैं। तो इन संस्थाओं को जो है वो क्या दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन
पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है कि उन्होंने खेलों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, अब साथ के साथ 6 प्रमुख पुरस्कार हैं जो खेल में दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक, इसी को पहले क्या बोला जाता था? खेल रत्न। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है? भारत रत्न। ठीक, क्या होता है? भारत रत्न होता है। ठीक है, भारत का सबसे उच्चतम पुरस्कार। उसी प्रकार अगर आप खेल की बात करते हैं, स्पोर्ट की बात करते हैं, तो खेल रत्न पुरस्कार सबसे जो बड़ा पुरस्कार है उसे माना जाता है। सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? खेल रत्न पुरस्कार। तो खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो किसी भी खेल में, किसी भी क्षेत्र के खेल में, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन, कबड्डी, जो भी मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो खेल हैं, इसमें इन लोगों को दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम होता है। ठीक है, अभी चीन में क्या हुआ था? पैरा ओलंपिक हुआ था। ठीक, ओलंपिक होता है। तो ये जो सारे खेल होते हैं, इन खेलों में क्या किया जाता है? अब जो भारतीय हैं जो पदक लाते हैं, जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ तो मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, काफ़ी सारे विकेट वगैरह लिए थे ना, तो उनको भी क्या है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, तो ये सारे पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं किसमें? खेल रत्न पुरस्कार में। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? खेल रत्न भी बोला जाता है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार है। ठीक है, फिर क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब द्रोणाचार्य क्या थे? आपको पता होगा, द्रोणाचार्य के बारे में पता होगा। ये क्या थे? ये एक गुरु थे। ठीक, तो इसीलिए ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसको दिया जाता है? कोच को। ठीक है, किसको दिया जाता है? कोच को, अर्थात गुरु को, जो उस खेल को सिखाने वाले होते हैं। तो जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको क्या प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, फिर क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी भी इसको हम कहते हैं। और एक लास्ट है, क्या है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है संस्था को। ठीक, तो वर्ष 2023 को जो दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब जो आपका साल बीत गया उसमें जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2 संस्थाओं को दिया गया, वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण, इस वर्ग में दिया गया जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है इन संस्थाओं का। क्या नाम है? जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु। और दूसरा, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड। इन दोनों संस्थाओं को क्या दिया जा रहा है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। क्या दिया जा रहा है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, तो ये हमारी जो टॉपिक है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। आपको पता है जो राष्ट्रीय खेल होते हैं वो 6 उसमें दिए जाते हैं, 6 कैटेगरी में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी। ठीक, तो ये जो 6 कैटेगरी है, इन 6 कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का जो है वो आवंटन होता है। कहाँ, किसके मंत्रालय में आता है? ये युवा और खेल मंत्रालय। ठीक है, देगा कौन? राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कंफर्म हो जाती हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, प्रेरणा कार्यक्रम। ठीक, प्रेरणा कार्यक्रम क्या है? ये बच्चों के लिए है। इसको IIT से डिज़ाइन किया गया है। IIT आपको पता होगा। ठीक है, तो प्रेरणा कार्यक्रम के बारे में देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, क्या है ये साक्षरता बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये एक अनुभव आधारित है, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड है।
आप सीखते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे। उस पर आधारित एक कार्यक्रम है जिसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने, ठीक है, तो विभाग को नाम रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बताया था, आपको बस याद रखना है नोडल मंत्रालय के बारे में। नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। ठीक, प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो क्या है, एक एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोग्राम है, अनुभव आधारित कार्यक्रम है। ठीक है, इसका एम क्या है? एम आपको याद रखना है कि सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय, प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना, जिससे उन्हें नेतृत्व के गुणों के साथ सशक्त बनाया जा सके। तो एम क्या है इसका? लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करना है। ठीक है, क्या है? नेतृत्व क्षमता क्या है? बिल्ड करना है, डेवलप करनी है बच्चों में। ठीक, क्या है ये? किस पर आधारित है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो क्या है? NEP 2020। ठीक है, NEP 2020 का मतलब क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर इसको क्या किया गया? डिजाइन किया गया है। ठीक है, किन किन बच्चों के लिए है? तो ये कक्षा 9 से 12 तक के लिए है। इसमें क्या होगा? एक बैच होगी, एक बैच में कितने बच्चे होंगे? 20 बच्चे होंगे। फिर उनको डिवाइड कर दिया जाएगा फीमेल और मेल्स में, मतलब 10 बालक और 10 बालिकाएं इसमें होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, मंत्रालय पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? मंत्रालय पूछा जाएगा। और ये कहाँ पर है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक, दूसरा क्या पूछा जाएगा आपसे? ये NEP 2020 की आधारशिला है, या फिर उसका क्या है? एक बेस है। इसमें पर वीक, ठीक है, पर वीक कितने? हर हफ्ते, हर सप्ताह कितने बच्चे लिए जाएंगे? 20 बच्चे लिए जाएंगे, जिसमें 10 बालक होंगे और 10 बालिकाएं होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपको कहाँ से मिल रही हैं? प्रेरणा कार्यक्रम में मिल रही हैं। ठीक, फिर क्या है? IIT गांधीनगर द्वारा तैयार प्रेरणा स्कूल के पाठ्यक्रम में 9 मूल्य, मतलब 9 वैल्यूज, ठीक है, 9 मूल्यों को जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या क्या है? स्वाभिमान और विनय, शौर्य और साहस, परिश्रम और समर्पण, करुणा और सेवा, विविधता और एकता, सत्यनिष्ठा और शुचिता, नवाचार और जिज्ञासा, श्रद्धा और विश्वास, और स्वतंत्रता एवं कर्तव्य। ठीक, तो ये क्या है? लोगो है प्रेरणा कार्यक्रम का, एक अनुभवात्मक ज्ञान कार्यक्रम, मतलब ये क्या है? एक एक्सपीरियंस बेस्ड क्या है? नॉलेज प्रोग्राम है। ठीक है, क्या है? नॉलेज प्रोग्राम है, जिसको एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक, क्लियर है आप लोगों को? तो अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS 2024। तो इसका जो हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? पीयूष गोयल। ठीक है, इनका क्या नाम है? पीयूष गोयल। ये क्या है? वाणिज्य मंत्री हैं। इन्होंने मुंबई में क्या किया? मुंबई में इसका उद्घाटन किया है। किसका? इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का। ठीक है, तो नीचे की कहानी पेपर में आने वाली नहीं है, लेकिन आप अगर कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोई करंट अफेयर देख रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है उसका बाकी चीज़ों को जानना। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो सही जवाब होगा मुंबई में किया गया। ठीक है, मुंबई में क्यों किया गया? आपको पता होगा कि भारत की जो व्यापारिक राजधानी है, ठीक है, क्या है? व्यापारिक राजधानी। भारत की व्यापारिक राजधानी क्या है? भारत की व्यापारिक राजधानी किसको बोला जाता है? भारत की व्यापारिक राजधानी मुंबई को बोला जाता है। और राजनीतिक राजधानी आप सबको पता है नई दिल्ली होती है। ठीक है, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष विपुल शाह ने 2030 तक भारत के घरेलू आभूषण बाजार के 44 बिलियन से 134 बिलियन डॉलर होने की घोषणा की। इन्होंने मतलब एक क्या किया? भविष्यवाणी की, एक गेस मारा इन्होंने
तो इसका कोई मतलब है नहीं। ये पेपर में ऐसी चीज़ें कभी नहीं आती हैं। करंट अफेयर आपसे वही पूछता है जो चीज़ें फिक्स होती हैं या घट चुकी होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, ये 16वें संस्करण में 1500 प्रदर्शक, 3000 स्टॉल और 1.25 लाख वर्ग मीटर विशाल प्रदर्शनी का क्षेत्र जो है वो शामिल है। ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्रदर्शन 7 से 4 जनवरी तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और बीकेसी में 5 से 8 जनवरी तक जो है वो क्या किया गया, आयोजित किया गया। और मतलब एक तो क्या हुआ 4 जनवरी से स्टार्ट हो गया, दूसरा 5 जनवरी से स्टार्ट हो गया, तो ये अभी चल रहे हैं। ठीक, आयोजित किया गया का मतलब अभी ये ऑन गोइंग है। तो ये हैं कौन, ये हैं पीयूष गोयल जी। ठीक है, कौन है ये, पीयूष गोयल हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्वेलरी ट्रेड शो, ठीक है, इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे, मुंबई में। और ये इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें हैं। तस्वीरें क्यों होती हैं, तो चीज़ें आपको याद जल्दी होती हैं। ठीक, चलिए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसको स्टार बनाकर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, भौगोलिक संकेत, ठीक है, या फिर जीआई टैग। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, जीआई टैग के बारे में बात हो रही है। अब जीआई टैग क्या होता है, तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या फिर भौगोलिक संकेतक। जैसे कोई चीज होती है, जैसे आप पता होगा आपको, आगरा का पेठा है, बनारस का पान है, साड़ी है, ठीक है, अलीगढ़ का ताला है। ठीक है, फिर जैसे आपको पता होगा कि अमेठी, सुल्तानपुर, यहाँ पर क्या है, मूंज के जो प्रोडक्ट हैं वो हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह से वो बिलोंग करती है। ठीक है, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक, जैसे आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का क्या है, केसर है, उसको क्या मिला था, जीआई टैग। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था, है ना। तो क्या है, उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, उनको थोड़ा आगे ले जाने के लिए भौगोलिक संकेतकों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अभी हाल ही में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के कुछ उत्पादों को क्या दिया गया, जीआई टैग जो है वो दिया गया। अब इसमें क्या क्या है वो देखेंगे। तो इसमें है सुंदरबन शहद। ठीक है, सुंदरबन आपको पता होगा, एक क्या है, मैंग्रोव वन है। ठीक है, मैंग्रोव वन क्या होते हैं, तो ये खारे पानी में होते हैं। ठीक है, कहाँ, खारे पानी में, समुद्र के पास। ठीक, तो क्या है कि ये मैंग्रोव वन है। तो इसको सुंदरबन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेड़ पाए जाते हैं और उन पेड़ का नाम है क्या, सुंदरी। ठीक है, तो सुंदरी नामक पेड़ की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सुंदर वन बोलते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये खारे पानी के वन होते हैं। यहाँ पर चीता भी पाया जाता है, जिसे हम बंगाल टाइगर बोलते हैं, तो वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, सुंदरबन शहद शामिल है। जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल, ठीक, क्या शामिल है, काला नुनिया चावल, टंगाई, गोराद और कोड़ियाल की साड़ी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसको क्या किया गया है, इसको क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। तो इन चीजों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, सुंदरबन शहद, काला नुनिया चावल, टंगाई, गोराद और कोड़ियाल साड़ी। ठीक, अब चलिए इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सुंदरबन शहद मौली समुदाय द्वारा सुंदरवन जंगल से एकत्र किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है, एक मौली समुदाय है, जनजाति है, कौन सी, मौली, और मौली जनजाति के द्वारा ये शहद इकट्ठा किया जाता है और ये फिर बेचा जाता है, किसके द्वारा, ये बेचा जाता है पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा। मतलब ये पश्चिम बंगाल के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं उनकी क्या है, आधिकारिक विभाग है, और इसको बेचते हैं मौबन नामक ब्रांड से। ठीक है, मौबन ब्रांड के नाम से इसको क्या कर दिया जाता है, बेचा जाता है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल वन विकास लिमिटेड शहद को एकत्र और संशोधित करता है और इसे मौबन ब्रांड से बेचा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, किस ब्रांड से बेचा जाता है,
ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक, फिर आएगा काला नुनिया चावल। ठीक है, ये लोकप्रिय है। ठीक, इस खेत की खेती कहाँ होती है? जलपाईगुड़ी जिले में। तो ये जगह का नाम ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कोड़ियाल साड़ी का उत्पादन कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ मुर्शिदाबाद जिले में। ठीक, तो अगर कोई चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हो रही है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, टंगाई और गोराद भी यहीं से क्या है? फेमस है। लेकिन ज़्यादा फेमस कौन सी है? कोड़ियाल। और ये कहाँ होती है? मुर्शिदाबाद। कहाँ होती है? मुर्शिदाबाद में होती है। मतलब इसको डिज़ाइन किया जाता है, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्या? मोबन शहद। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपको, जैसे आपके पास क्या होता है? फ्लिपकार्ट होता है, अमेज़न होता है। ठीक है, तो आप अगर मंगाना चाहते हैं तो मंगा भी सकते हैं। आपको अगर वेस्ट बंगाल के सुंदरवन जंगल की शहद अगर खानी है तो यहाँ आपको ये मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 100% क्या? नेचुरल। और ये जो है ये काला नुनिया चावल की इमेज है। आपको याद रखने के लिए ये इमेजेस दी जाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये क्या है? मोबन शहद है जो सुंदरवन से निकाली जाती है। कौन निकालता है? मौली समुदाय। तो इस पूरे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ये मौली समुदाय। ठीक है, और काला नुनिया चावल। ठीक है, कहाँ? जलपाईगुड़ी। ठीक है, कहाँ पे? जलपाईगुड़ी। ठीक, चलें आगे। तो आगे चलते हैं। तो अभी आप देखेंगे इसी में क्या हुआ? उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी लोगों द्वारा, ठीक है, लाल बुनकर चींटियाँ। ठीक, लाल बुनकर चींटियाँ आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये कहाँ? जैसे आम का पेड़ हो गया, ठीक है, आपने देखा होगा जामुन का पेड़ होता है तो उसमें छत्ते बनाकर रहती हैं। ऐसे क्या होता है? पूरा एक घोंसला टाइप में बना के लटकती हैं। रेड कलर की होती हैं, छोटी छोटी। ठीक है, तो रेड कलर की ये चींटियाँ होती हैं। ठीक, तो इसकी क्या बनाते हैं ये लोग? चटनी बनाते हैं। ठीक है, इस चींटी की क्या बनाते हैं? चटनी। ठीक है, तो मस्त इसको क्या करते हैं? भून उन के लहसुन मिर्ची डाल के इसकी क्या बनाई जाती है? चटनी बनाई जाती है। तो ये क्या है? ये चींटियां हैं वो। ठीक है, आप जो लोग अवध साइड से बिलोंग करते होंगे इनको माटा बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को आम के पेड़ पर ये मोस्टली जो है वो दिख जाएंगी वहाँ पर। तो ये वहाँ क्या है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में आदिवासी लोगों के द्वारा इनका क्या है? इनकी चटनी बनाई जाती है। और इस चटनी को क्या किया गया? चटनी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया है। और इस पर हैरान नहीं होना है, ये चटनी लगभग 1000 रुपये तक की होती है। ठीक है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। क्या है? अब इसको ऐसे ही स्वाद के लिए नहीं, पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलते हैं। तो विशेषज्ञ जो होते हैं, विशेषज्ञों के अनुसार क्या बताया गया? वैज्ञानिकों के अनुसार क्या बताया गया कि जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, ठीक है, क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है। ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये उसमें बहुत ही लाभदायक होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? लाभदायक होती हैं। आपको अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आप भी क्या है? इसकी चटनी जो है वो चाट सकते हैं थोड़ी सी। ठीक, तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा जीआई टैग, तो अब क्या करें, है तो पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब जीआई टैग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है ये एक प्रतीक होता है जो कृषि, प्राकृतिक, मशीनरी, मिठाई आदि से संबंधित उत्पादों के लिए क्या है? एक विशेष पहचान के लिए क्या है? प्रदान किया जाता है। ओके, उसके बाद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोई चीज़ है तो
उसकी जो पहुंच है उसको आम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना। और दूसरी चीज़ क्या है कि उस चीज़ को नकल से बचाना, ठीक है, कि कोई उसका कॉपी पेस्ट ना कर दे, इससे उसको क्या करना है, बचाना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लिए ये क्या है, दिया जाता है। इसके जो दो प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या हैं, किसी क्षेत्र के उत्पाद के उत्पत्ति, ठीक है, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। जैसे कश्मीर के केसर को दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, तो अब दार्जिलिंग की चाय कहाँ से निकल रही है, दार्जिलिंग से, ठीक है। तो उसकी कोई कॉपी अगर बनाता भी है तो उसका प्रोडक्शन क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, दार्जिलिंग है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसके ओरिजिन के पहचान के लिए उसको दिया जाता है। अब जैसे ये चटनी थी, ये क्या है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में आदिवासी समूह द्वारा बनाई जाती है। तो इसका ओरिजिन क्या हो गया, मयूरभंज जिला, ठीक है, क्या हो गया, मयूरभंज जिला इसका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, इनको वहाँ से दी जाती है, ठीक है। इस जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं को क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ऑफिशियल क्या है, लोगो है, किसका, इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है, भारतीय सरकार का क्या है, लोगो है, जो क्या करते हैं, जो भौगोलिक संकेतक प्रदान करता है। इसका टैगलाइन क्या है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ठीक। फिर क्या है, इसको भौगोलिक संकेत को वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के द्वारा भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जो है ये की जाती है। तो ये किस विभाग में की जाएगी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो मंत्रालय कौन सा है आपका, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वो होता है। इस मंत्रालय के अधीन क्या किया जाता है, इस मंत्रालय के अधीन भौगोलिक संकेतक जो है वो प्रदान किए जाते हैं। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आवाम से आवाम के लिए पोर्टल। तो आवाम से आवाम के लिए पोर्टल क्या है, ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है वहाँ के पुलिस कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। ये सिंपल क्या है, ये सिंपल है लोगों की सुविधा के लिए, जो अपनी वो कंप्लेन करते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं, वो सारी चीज़ें उनकी क्या हों, वो सारी चीज़ें वहाँ पर वो ऑनलाइन देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आवाम से आवाम के लिए पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया, 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक, तो ये क्या है, ये है साहब हिम तेंदुआ, ठीक है, क्या है, हिम तेंदुआ। और हिम तेंदुआ को क्या करा गया, किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सादिर झापारोव, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 30 दिसंबर को एक डिक्री साइन की। डिक्री मतलब क्या होता है, एक घोषणा की, ठीक है। और उसमें क्या बताया कि हिम तेंदुए को क्या किया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए। क्यों, क्योंकि ये इनका क्या हो गया है, अब राष्ट्रीय प्रतीक हो गया है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अब सुरक्षा देना है और बढ़ावा देना है, ठीक है। ये अल्लाई से हिमालय तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं के साथ उच्च एशिया का रहस्यमय क्या है, प्रतीक है, ठीक। अब आप किर्गिस्तान क्या है, किर्गिस्तान पहले क्या था, यूएसएसआर का हिस्सा था। अब ये क्या हो गया, अलग राज्य हो गया। जब यूएसएसआर का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, जब यूएसएसआर क्या हुआ, विभाजित हो गया, तो ये रूस से अलग होकर एक अलग क्या है, राज्य बन गया। कब, 1991 में। तो क्या किया गया है, हिम तेंदुए को यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है, ठीक। वाईएसआर पेंशन कनुका, ठीक, आंध्र प्रदेश में लागू की गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पहले 2750 रुपये दिया जाता था, अब कितना दिया जा रहा है, 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, 3000 रुपये जो वृद्ध विकलांग लोग हैं, ठीक है, या फिर जैसे जो विधवा हैं, या फिर जो HIV पॉजिटिव लोग हैं, इन लोगों को क्या प्रदान किया जाएगा, 3000 रुपये की एक पेंशन जो है वो मासिक पेंशन के तौर पर उनको प्रदान किया जाएगा। हर महीने उनको कितना दिया जाएगा,
3,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। ठीक, यहाँ के सीएम कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक, फिर उसके बाद घर से काम में भारत साइबर अपराधों में शीर्ष पर। मतलब घर से काम का क्या मतलब हो गया? वर्क फ्रॉम होम। ठीक, वर्क फ्रॉम होम में जो साइबर अपराध होते हैं उसमें क्या है, ये इंडिया में अगर साइबर क्राइम देखा जाए, ठीक है, क्या है? साइबर क्राइम। ठीक, तो इंडिया में अगर हम साइबर क्राइम को देखते हैं तो वर्क फ्रॉम होम वाला जो स्कैम है, ये स्कैम सबसे टॉप पर है। तो आप लोग भी थोड़ा क्या करें, सुरक्षित रहें। ठीक है, तो रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो स्कैम होता है, ठीक है, ऑनलाइन स्कैम जो होते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत तरह के स्कैम हो रहे हैं आजकल। ठीक है, किस तरह का क्या आइडिया निकल के सामने आ जाए स्कैम का, किसी को नहीं पता है। ठीक, तो जागरूक रहना चाहिए। फ़ोन करेंगे, बोलेंगे आपके पापा ने बोला है पैसा भेजने को, हाँ तो मैं भेज रहा हूँ, इतना इतना भेजना है। आपको भी लगेगा कि ठीक है, पढ़ रहा हूँ, मैं भी पापा को टाइम ना मिला हो बताने का, भेजने के लिए बोले हैं, भेज दिया जाएगा। अब तो बवाल चीज़ आ गई है जिसका नाम है एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब एआई क्या है? ये सबका बाप निकल गया। अब मोदी जी से गाना गवा रहे हैं एआई के थ्रू। ठीक है, मोदी जी नाच रहे हैं मेलोनी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कभी कभी लालच में नहीं आना चाहिए, कुछ भी देख के अपना काम करते रहना चाहिए। ठीक, तो एआई जो है बहुत ही खतरनाक, आपने देखा होगा न्यूज़ में था, जो साउथ की एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना। ठीक है, तो उनका फेस क्या था, कॉपी पेस्ट कर दिया गया था कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एआई के थ्रू हो रही हैं। तो स्कैम में ये भी है, एआई से आपकी आवाज़ की कोडिंग की जाएगी और उसके बाद आपके मतलब परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी कॉल करके बोल दिया जाएगा कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा है वैसा है, आप इस नंबर पे जल्दी से पैसे भेज दो। तो ऐसी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो ये सब किस में आता है? साइबर क्राइम में आता है, मतलब ऑनलाइन ठगी। ठीक है, एक तरह से। ठीक, तो सबसे जो टॉप पर है वो है वर्क फ्रॉम होम स्पेस, वर्क फ्रॉम होम का जो स्कैम है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा, क्या होता है, मैसेज आएगा कि हम आपको क्या करेंगे, घर से काम करने का मौका देंगे, वर्क फ्रॉम होम देंगे, फिर आपके पास क्या करेंगे, लिंक देंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे कि आपको ये वीडियो देखना है, इसको लाइक करना है, या फिर कोई एप्लीकेशन होगा, इसको डाउनलोड करना है, रेटिंग देनी है। आप क्या करेंगे, तो वो शुरुआत में क्या करते हैं, आपको 2-4 वीडियो ऐसी देंगे कि आप देखो और कमा लो। ठीक है, आप उसको देखोगे, लाइक करोगे, वो आपके अकाउंट में 200-500 रुपये भेज देंगे। ठीक है, फिर वो आपको दूसरी वीडियो देंगे, फिर आप 200-500 करके हो जाएगा काम। ठीक है, फिर तीसरी देंगे, आपको लगेगा चलो हर वीडियो पे 200-500 रुपये अकाउंट में आ रहे हैं। ठीक है, आप तीसरी वीडियो का लिंक क्लिक करेंगे तो जो 200-500 आया था उसके साथ साथ जो आपके 200-500 थे वो भी सारा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क फ्रॉम होम का एक नया स्कैम है जो अभी टॉप पर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है जो लोन देने वाले एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, जो बोलते हैं कि 5 मिनट में लोन ले लो, सारे काम कर लो। ठीक है, तो ऐसे जो एप्लीकेशंस हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक, और ये क्या होता है, क्या है, मुख्य रूप से डिजिटल विज्ञापन, ऑनलाइन मैसेंजर, चैनल, थोक एसएमएस के माध्यम से संपर्क करते हैं। ये आते कहाँ से हैं, जो इनको यूज़ किया जाता है, चीन, कंबोडिया, म्यांमार और अन्य देशों से संचालित होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है अर्बन स्क्वायर। अर्बन स्क्वायर क्या है, आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया इसको। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रदर्शनी है। कहाँ लॉन्च किया गया है इसको, प्रगति मैदान दिल्ली में। ठीक, इसमें क्या है, हथकरघा वगैरह, जो मिट्टी के बर्तन, मतलब हाथ से बने हुए जितने सामान हैं उनको क्या किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव का हिस्सा है ये। ठीक, और प्रगति मैदान के भारत मंडपम में इसको क्या किया गया,
शुरू किया गया है। ठीक, तो इसमें ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो स्टार्ट किया गया ये प्रगति मैदान। कहाँ पर है ये, आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है, आत्मनिर्भर भारत महोत्सव। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत महोत्सव के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें हथकरघा की वस्तुएं दिखाई जा रही हैं। हथकरघा मतलब हाथ से निर्मित वस्तु। ठीक है, तो जैसे कुम्हार हो गए, ठीक है, कढ़ाई बुनाई वाले हो गए, तो ये सब लोग किस में आते हैं, हथकरघा उद्योग में आते हैं। ठीक, फिर अगला टॉपिक क्या है आपका, हरित आवरण सूचकांक। तो हरित आवरण सूचकांक क्या है, तो जो राज्य मार्ग प्राधिकरण है NHAI जो होता है, उसने क्या किया राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के हरित आवरण सूचकांक को विकसित करने के लिए, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के तहत कार्य जो है वो कर रहा है। इनके साथ इन्होंने क्या किया, समझौता ज्ञापन क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। ठीक है, 2015 में हरित राजमार्ग नीति के अनुसार क्या किया गया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और NHAI के लिए राजमार्ग गलियारों को हरित करना जो है वो, आपने देखा होगा कि जब से गडकरी जी हैं ये थोड़ा इन्वायरमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये कॉरिडोर वगैरह जो है वो स्थापित कर रहे हैं। तो बहुत सारे कॉरिडोर बनाया भी इन्होंने, हाथी गलियारा बनवाया है हाथियों के आने जाने के लिए। आपने देखा होगा न्यूज़ में आए दिन होता रहता है कि ट्रेन से टक्कर हो गई तो डेथ हो गई हाथी की। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक, तो हरित आवरण सूचकांक के बारे में आपको याद क्या रखना है, मंत्रालय याद रखना है। ठीक है, मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के तहत। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे, अगले अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, P30 सैटेलाइट। ठीक है, कौन सी, P30 सैटेलाइट। इसरो की POEM पहल के तहत 2 भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप क्या होता है कि एक शुरुआती कंपनी, ठीक है, एक कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करेगी। ठीक है, तो इसरो ने क्या किया है, अंतरिक्ष में योगदान के लिए क्या है, पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत स्टार्टअप अपने सैटेलाइट, अपने रॉकेट, इन सबको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो स्टार्टअप का नाम क्या है, ध्रुव स्पेस। ध्रुव स्पेस ने अपने P30 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म और वोलाट्रिस एरोस्पेस, ये क्या है, ये दूसरा क्या है, स्टार्टअप है। तो ध्रुव स्पेस और वोलाट्रिक्स एरोस्पेस ने क्या किया, ध्रुव स्पेस ने P30 सैटेलाइट और वोलाट्रिक्स ने ग्रीन प्रपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक क्या किया, परीक्षण किया। तो ग्रीन प्रपल्सन सिस्टम क्या है, ये एक इंजन का भाग है, और P30 सैटेलाइट क्या है, ये एक उपग्रह का भाग है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये प्रणोदन क्षमता को इन्होंने विकसित किया। ठीक, तो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर क्या है, स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव ने क्या बताया, अपने P30 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। अब 2024 की पहली तिमाही में अपने पहले वाणिज्यिक मिशन कोड नेम लीप 1 के लिए ये क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो जब ये आएगा तो इसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक, उसके बाद एक्सपायरिंग पेलोड्स टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर लीप TD पेलोड मिशन के लिए लॉन्चिंग एक्सपीडिशन की योग्यता ने वैश्विक बाजार में अंतरिक्ष मिशनों के लिए होस्टेड पेलोड समाधान प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। होस्टेड पेलोड का मतलब होता है कि जैसे आपको याद होगा कि आपको पता भी होगा कि जो अंतरिक्ष कंपनियां होती हैं, जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, जिन देशों के पास लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है, जैसे पहले भारत के पास भी नहीं था, तो भारत ने अपना पहला उपग्रह रूस जाके छोड़ा था। ठीक है, जो आर्यभट्ट छोड़ा गया था पहला उपग्रह, उसको कहाँ से छोड़ा गया था, रूस जाके। तो इनके पास खुद के जो है वो जिन देशों के पास लॉन्चिंग सिस्टम नहीं होता है, वो अपने सैटेलाइट को किसी दूसरे देश को पैसा देके लॉन्च करवा देते हैं। ठीक, तो
अब प्राइवेट कंपनियां कैसी हो गई, जैसे आपने एलोन मस्क का सुना होगा स्पेस एक्स, वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है ना। तो ऐसे ही अब ध्रुव स्पेस जो है वो इंडिया में डेवलप हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये अच्छे से डेवलप हो। ठीक, फिर आ जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये उन लोगों के लिए होता है जिनको देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं उनको, या फिर जिनको कम दिखाई देता है उनको, या फिर जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उनको, उनके लिए एक क्या है, ये लिपि है। ठीक है, क्या है, ब्रेल लिपि। ठीक है, तो ब्रेल लिपि क्या होती है, तो ये क्या है, ऐसे उभरे हुए अक्षर होते हैं, तो उनको छू के आदमी पहचानता है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको टच करके वो लोग करते हैं। तो इसको ब्रेल लिपि क्यों बोला जाता है, तो इसकी जो खोज थी, उसको इसकी खोज की थी लुईस ब्रेल ने। ठीक है, लुईस ब्रेल क्या थे, ये कैसे थे, ये इनकी एक स्टोरी है। वो क्या थी कि जब ये बच्चे थे तो गरीब परिवार के थे, तो अपने पिता के साथ काम वाम पर जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि अपने पिता के साथ ये गए थे, तो इनकी आंख में चोट लग गई, और फिर क्या हुआ, दवा वगैरह हुई, धीरे धीरे इनकी रोशनी क्या है वो खत्म हो गई। तो ये थोड़े पढ़े लिखे। ठीक, पढ़ने लिखने के बाद, ठीक है, ये कहाँ पे दृष्टिहीन वाले स्कूल में इन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद ये इन्होंने क्या किया, एक जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए एक लिपि तैयार की। ठीक है, तो लिपि ये क्या है, उभरे हुए अक्षर होते हैं। तो इससे क्या होता है, वो टच करके, स्पर्श करके, छू के, जो जिनको दिखाई नहीं देता वो ये जान लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले उनको बताया जाता है, स्पर्श करते हैं तो बताया जाता है कि ये अक्षर है, ये अक्षर है। हर अक्षर के बारे में उनको जानकारी दी जाती है, पढ़ाया जाता है। उसके बाद वो आगे अपना जीवन जो है वो आसानी से जी सकें। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या है, नेत्रहीन लोगों की ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, ठीक है, उसको कम करना। मनाया क्यों जाता है, लुईस ब्रेल का बर्थडे होता है इसी दिन, हैप्पी बर्थडे होता है, तो इसीलिए मनाया जाता है। लुई ब्रेल ने ही क्या किया था, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इसी उपलक्ष्य में इसको हम मनाते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा थोड़े थोड़े क्या है, उभरे हुए हैं। ठीक है, तो इनको टच करके पता लगाया जाता है कि क्या लिखा हुआ है। थीम सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो यहां पर आपको याद रखना है थीम क्या है, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी। ठीक, एक बार फिर से आप थीम याद रखेंगे। थीम आपको सेम टू सेम ऐसे ही याद रखनी है, क्या है, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी। ठीक, ठीक है। अब एक चीज और, ब्रेल दिवस की घोषणा कब की गई, तो ब्रेल दिवस की घोषणा की गई 6 नवंबर 2018 को। घोषणाकर्ता कौन है, तो यूएन करता है, संयुक्त राष्ट्र करता है। तो 4 जनवरी को इनका बर्थडे होता है, इसीलिए होता है। सबसे पहले इसको कब मनाया गया, 4 जनवरी 2019। ठीक है, 6 नवंबर को क्या किया गया, इसकी घोषणा की गई, प्रस्ताव निकाला गया, और 4 जनवरी 2019 को पहली बार ब्रेल दिवस जो है वो मनाया गया। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक, तो ये आज की हमारी क्लास थी। तो आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं, तो आप पहली बात कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक देंगे, क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, तो आपको फीडबैक देना है, आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी सबसे चीज़, डेली जुड़े रहें, और सबसे बड़ी चीज़ अपनी पढ़ाई करते रहें। तो जो लोग लास्ट तक बने रहे वीडियो में उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। ठीक, तो चलिए विदा लेते हैं, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।